वेलकम टू लेट्स हिस्ट्री विद रजत। आज यहाँ पर फिजिक्स से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित दूरी पर रखे दो पिंड एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं, यदि उनके बीच की दूरी पूर्व की दूरी से दोगुनी हो जाती है तो बल होगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई दो मान लीजिए m1 और ये m2 द्रव्यमान के दो पिंड रखे हुए हैं एक दूसरे से, यहाँ पर r डिस्टेंस है, तो न्यूटन का लॉ F = G m1 m2 अपॉन r² ये होता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर दूरी को कितना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, यानी दूरी कितनी हो जाएगी, r जगह पे 2r हो गई। तो सीधी सी बात है, नीचे r का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना बल हो जाएगा, F = 1/4 और पहले वाले का F, यानी कि राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडली को पृथ्वी पर बांध कर रखने वाला बल कौन सा है। यानी वायुमंडल जो है उसको पृथ्वी से बांध कर रखने वाला बल कौन सा है। ए गुरुत्वाकर्षण बल है, बी हवाएं हैं, सी बादल है या पृथ्वी का घूर्णन है। तो आपको पता है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सारे अगर इन दोनों, पृथ्वी अगर ये है तो आकाश अगर ये है तो इन दोनों के मध्य एक बल लगता है, यानी इस बीच में वातावरण है, वायुमंडल है, और इनमें एक बल लगता है जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा कूद सकता है, क्यों। कह रहा है चंद्रमा की सतह पर क्यों अधिक ऊंचा कूद सकता है। ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी है। ऑप्शन बी, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से कम है। ऑप्शन सी है चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में ठंडा है। ऑप्शन डी है चंद्रमा का कोई वातावरण नहीं है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से कम है। अगर पृथ्वी पर मान के चलिए G है तो चंद्रमा पर होता है G/6। अगर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण 60 है तो यहाँ पे 60/6 यानी कि कितना निकलेगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा, G/6 ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो तरल पदार्थ के लिए निम्न में से कौन सा नहीं होगा। यानी कि अगर जो तरल पदार्थ हैं उनके मध्य यदि गुरुत्वाकर्षण बल ना रहे, यानी गुरुत्वाकर्षण बल आपस में ना हो, तो निम्न में से कौन सा नहीं होगा। यानी कौन सा बल नहीं होता है, श्यानता नहीं होगी, पृष्ठ तनाव नहीं होगा, दाब नहीं होगा या उत्प्लावन नहीं होगा। देखिए श्यानता भी होगी, यानी कि इसको विस्कोसिटी कहते हैं। ये क्या होता है, लेयर को एक दूसरे से बांध के रखता है, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर, यानी कि ये बहने का विरोध करता है, किसी भी फ्लूइड का बहने का विरोध करता है। पृष्ठ तनाव जो होता है वो इसकी सतह पर लगता है, तो ये भी होगा, ठीक है। दाब का F/A होता है, तो इसको फोर्स और एरिया से मतलब है, तो ये भी होगा। क्या नहीं होगा, उत्प्लावन बल, यानी अपथ्रस्ट फोर्स नहीं होगा। ये उत्प्लावन बल हमेशा द्रवों में लगता है, इसको आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, उत्प्लावन बल बनेगा, उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण G का मान क्या होगा। देखिए पृथ्वी का साइज ये है, ये हम अगर एक्सिस माने तो ये इसका सेंटर होगा और ये इसका पोल होगा, ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा और ये इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो हमेशा पोलों पर इक्वेटर से ज़्यादा
गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है ना, गुरुत्वाकर्षण बोले तो हर जगह अलग अलग रहता है और पोल पर ज़्यादा रहता है। कहाँ से? इक्वेटर के सबसे लास्ट तक, ठीक है। तो यानी कि पोल पे ज़्यादा रहता है इक्वेटर से। अब अगर सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो सेंटर पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है? 0 होता है। आप याद रखिएगा इसको। यानी कि इधर जाएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? समान रहेगा? समान तो नहीं रहता है। जी का मान प्रत्येक स्थान पर चेंज होता रहता है। यानी जी अगर पृथ्वी पर 9.8 है तो अगर थोड़ा दूसरी जगह पे जाए, हिमालय पर्वत पे जाए या कहीं गहराई में जाए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा ज़रूर। तो समान रहता है तो जी का मान हर जगह पे समान नहीं रहता है। कैपिटल जी का मान समान रहता है, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दे रखा है। कम हो सकता है, हाँ कम हो सकता है, बढ़ सकता है, ये तो डिपेंड करता है। सी बढ़ता है या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा बढ़ेगा। मैंने अभी बताया था लॉजिक। यहाँ पर इक्वेटर पे पोल से ज़्यादा होता है और ये कह रहा उत्तर की ओर जाती है, यानी कि ये पोल की तरफ इधर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? जी की वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम है। कहाँ पर अधिकतम है? क्या ध्रुवों पर अधिकतम है? भूमध्य रेखा पर अधिकतम है? पृथ्वी के केंद्र पर है या सतह पर है? अभी मैंने बताया अगर ये केंद्र मान लीजिए, सेंटर मान लीजिए, सेंटर, और अगर ये आपका पोल है और ये आपका इक्वेटर है तो समझ जाइए कि यहाँ पर क्या है। मैंने बताया था पोल पे हमेशा जी की वैल्यू, गुरुत्वाकर्षण बल का मान इक्वेटर से ज़्यादा होता है। तो ये कह रहा है सतह पर अगर सतह की बात करी जाए, पृथ्वी की सतह की बात की जाए तो लगभग हर जगह पे 9.8 ही मान के चलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सतह पर, ये तो आंसर गलत। पृथ्वी के केंद्र पर मैंने बताया था जी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो ही नहीं सकता। भूमध्य रेखा पर, यानी कि इस रेखा पर बता रहा भूमध्य रेखा पर, तो ये ध्यान रखिएगा ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर करेंगे ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, देखिएगा भार यानी वेट, वेट इक्वल टू होता है m इंटू जी। ध्यान रखिएगा द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो है ना गुरुत्वीय त्वरण के कारण जी की वजह से चेंज होता है। अब किसी पिंड के सेंटर पे अगर जाएंगे, केंद्र पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा? जी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो अगर जी 0 हो गया तो वेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? वी। नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है एक अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यान उड़ रहा है, ऊपर की तरफ अंतरिक्ष यान उड़ रहा है और यहाँ पर कोई पायलट बैठा है, उसने एक बाहर की तरफ चम्मच निकाली और वो उसको फेंक दे, यानी चम्मच को बाहर की तरफ वातावरण में फेंक दे, तो ये चम्मच क्या करेगी? चम्मच क्या फर्श पर नीचे गिरेगी आके, या स्थिर रहेगा वहीं पर, या अपग्रह की गति का पालन करना जारी रखेगा, यानी कि वहीं पर गोल गोल घूमती रहेगी उसके साथ जैसा वो घूम रहा है। डी है स्पर्श किरणों से दूर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से आपने चम्मच छोड़ी और ये कहीं दूर चली गई। तो आप ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर इसने जो चम्मच छोड़ी तो ये इसकी जिस तरह से मोशन पहले कर रहा था, जिस दिशा में कर रहा था, उसी तरह से ऐसे ऐसे गोल गोल के घूमती रहेगी। तो राइट आंसर का उपग्रह की गति का पालन करेगी, यानी उपग्रह जैसा घूम रहा होगा वैसे ही चम्मच भी घूमना प्रारंभ कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रिमोट सेंसिंग उपकरणों में किसका आंतरिक स्रोत होता है, यानी कि जो रिमोट होता है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस जो रहती है हमारी, आप टीवी चलाते होंगे, आपने देखा होगा रिमोट रहता है। तो इसमें कह रहा है कि उसमें कौन सी उपकरणों में कौन सा आंतरिक स्रोत होता है, यानी किस प्रकार की किरणें इसमें
यूज की जाती हैं कि एक्स किरण होती हैं, गामा किरण होती हैं, पराबैंगनी होती हैं या अवरक्त होती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए वैसे तो ये चारों को चारों प्रयोग की जाती हैं रिमोट सेंसिंग में, लेकिन यहाँ पर अवरक्त किरण का ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और अवरक्त किरण ही इसका राइट आंसर होगा। वैसे चारों की जाती हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, लेकिन अवरक्त किरण को ज़्यादा यहाँ पर महत्व दिया जाता है। अवरक्त किरण सबसे ज़्यादा रिमोट सेंसिंग में प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी। क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, अंतरिक्ष में प्रेषित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या होगा? देखिए न्यूनतम पलायन वेग की वैल्यू जो है पूछ रहा है 5 किलोमीटर पर सेकंड होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी, या 11 किलोमीटर पर सेकंड होगी, या 11 मीटर पर सेकंड होगी। देखिए ध्यान रखिएगा, जो पलायन वेग होता है उसकी वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यूनिट का ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि आप बोल सकते हैं ये वाले को 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की अप्रोक्स, लेकिन राइट आंसर क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक भूस्थिर उपग्रह की परिक्रमा की अवधि क्या है? ठीक है, यानी कि एक जियो सैटेलाइट की परिक्रमा की अवधि क्या है? तो देखिएगा पूछ रहा है 365 दिन होती है, 30 दिन होती है, या 24 घंटे होती है, या लगातार बदलता रहता है। देखिएगा ये एक जगह पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इनकी अवधि जो होती है वो कितनी होती है? 24 घंटे, ठीक है। परिक्रमा की अवधि क्या होती है? परिक्रमा की अवधि क्या होती है? 24 घंटे। इसको आप याद रखिएगा, 24 घंटे अगर नहीं होगी तो ये विभिन्न प्रकार से पोजीशन पे फोटो कैप्चर नहीं कर पाएगा और ना ही इससे संबंधित हमें उस ग्रह की जानकारी सटीक मिल पाएगी। तो इसलिए 24 घंटे में अपनी पूरा एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है शॉक अवशोषक, यानी कि आप जिनको बोलचाल की भाषा में बोलते हैं शोकर, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है। एक्चुअली आमतौर पर स्टील से बने होते हैं, क्योंकि देखिए क्या भंगुर नहीं है, स्टील की प्रत्यास्थता कम है या की प्रत्यास्थता अधिक है, या इनमें कोई आदरणीय गुणधर्म नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बाहर है, ध्यान रखिएगा। शॉक स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इनकी प्रत्यास्थता ज़्यादा होती है, ठीक है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्या कारों में बम्पर होने चाहिए जो टकराने के बाद नष्ट हो जाए? देखिए ये कह रहा है कि अगर जो बम्पर बनाने हैं ना कार के अगर बम्पर बनाने हैं तो इस प्रकार के बनाए जाए कि वो टकराए कार किसी से तो बम्पर जो है ना टूट जाए, ताकि इसमें बैठे हुए यात्री सिर्फ बच जाएँ। तो यहाँ पर देखिए हाँ, ताकि टक्कर में ऑप्शन ए क्या कह रहा है, हाँ ताकि टक्कर मारने वाले की कार में क्षति हो और वह अपनी गलती की भरपाई करे। ये तो कहने के लिए गलत है, ये लॉजिकली ऐसे लग रहा है कि इसमें सामने वाले के पास बम्पर नहीं होंगे, शायद आपने ही बनाए बम्पर सिर्फ अकेले, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बम्पर सब गाड़ियों में लग के आते हैं। तो ये ऑप्शन तो बाहर हो गया। ऑप्शन बी है क्यों नहीं, क्योंकि कार की मरम्मत करवाना बहुत महंगा होगा। देखिए यहाँ पर आपकी लाइफ की बात चल रही है, तो यहाँ पर किसी वस्तु की कॉस्ट कीमत कुछ मायने नहीं रखती, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर सी है नहीं, वरना टक्कर मारने वाली कार दूसरी कार में घुस जाएगी और बैठे लोगों की मार देगी। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लिख रहा है नहीं। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी, यानी कि हाँ, ताकि वे टकराव के प्रभाव को अवशोषित करने में मदद करें और भीतर बैठे यात्री को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है। तो होगा क्या, बम्पर अगर लगे होंगे तो इसमें जितने भी झटके होंगे, जितनी टक्कर होगी, वो सारी की सारी बम्पर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और इसमें बैठे हुए यात्री क्या हो जाएंगे? सुरक्षित रहेंगे। नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, क्या रबर है, गीली मिट्टी है, इस्पात है या प्लास्टिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? इस्पात, ठीक है। अधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है? यहाँ पर इस्पात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कमानी संतुलन डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या वॉयल के नियम पर कार्य करता है? देखिए ध्यान रखिएगा, वॉयल का नियम गैसेस से रिलेटेड है, तो गैसेस तो यहाँ पर है नहीं।
यहाँ पर दूसरा है हुक का नियम से या ब्रोनोई के सिद्धांत से या पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ द्रव्यों पर ज़्यादा यूज किया जाता है, तो ये डी भी बाहर है। बचा हुआ हुक का नियम और ब्रोनोई का ही नियम, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर हुक का नियम। हुक के नियम का है F इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हमेशा किस पर लगता है, ये आपका हमेशा लगता है, देखिए हमेशा किस पे लगा है, कमानी संतुलन के लिए स्प्रिंग पे लगता है। अब देखिए यहाँ पर के तो है स्प्रिंग कांस्टेंट यानी स्प्रिंग नियतांक, और ये माइनस क्यों आया, तो माइनस को भी समझ लीजिएगा। जब भी कोई भी, जैसे मान के चलिए ये पिंड है या ऑब्जेक्ट है, ये अगर इस ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी वस्तु पर कार्य किया गया होगा तो हमेशा वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर इस स्प्रिंग द्वारा, अगर इसके द्वारा, इस ऑब्जेक्ट द्वारा अगर किसी का बाहर से इसके ऊपर कार्य किया गया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। यानी कि सिस्टम के ऊपर किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है और सिस्टम द्वारा किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप जब स्प्रिंग को आप दबा के रखेंगे इस तरह से, तो आपने इसके ऊपर क्या किया है, कार्य किया है, तो इसलिए नेगेटिव आएगा। और ये स्प्रिंग स्वतः ही बाहर की तरफ एक्सटेंड करे तो ये स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि आप ध्यान रखिए आगे से, अगर सिस्टम द्वारा किया गया कार्य होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और सिस्टम पर किया गया होगा यानी आपने दाब लगाया है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसलिए यहाँ पर होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। अब देखिएगा हुक का नियम कहता है प्रतिबल जो होता है वो हमेशा विकृति के समानुपाती होता है। यानी विकृति जो होती है ना, वो उसके प्रतिबल हमेशा समानुपाती होता है। तो कमानी का नियम हमेशा हुक का नियम को ही फॉलो करता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, उच्च ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल है क्यों। कह रहा है कि उच्च ऊंचाई पर अगर सांस ले रहे हैं तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु का दाब कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर बी तापमान कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर सी ओजोन के कारण। ऑप्शन नंबर डी उच्च आर्द्रता के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वायु का दबाव कम होने के कारण। नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव क्यों होने लगता है। ध्यान रखिएगा, उच्च पर्वतीय यानी कि आप किसी समतल एरिया से उच्च पर्वतीय स्थान पर जाते हैं तो आपके नाक से ब्लड बहने लगता है, कुछ ब्लड बाहर निकलता है, ऐसा क्यों होता है। कह रहा है धमनियों में रक्त का दबाव बाहर के दबाव से अधिक होता है। मैदानी इलाकों की तुलना में ऊंचाई पर दबाव अधिक होता है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप ऊंचाई पर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी है रक्तचाप में उतार चढ़ाव होता है और अंत में काफ़ी कम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ए, धमनियों में रक्त का दबाव बाहर के दबाव से अधिक हो जाता है, इसके कारण ये बाहर निकलने लगता है हमारा ब्लड। क्वेश्चन में बढ़िएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक कील के मुकाबले सुई से गैस के भरे गुब्बारे को फोड़ना आसान है। यानी कि मान लीजिएगा ये कोई गैस का भरा हुआ गुब्बारा है और ये कह रहा है कि अगर आप यहाँ पर कील को चुबा देते हैं और दूसरा यहाँ पर आप एक सुई को चुबा दें तो सुई से आसानी से गुब्बारा फूट जाता है, जबकि सुई की तुलना में अगर आप कील चुबा रहे हैं तो वो इतनी इफेक्टिव तरीके से इसको जल्दी से नहीं फोड़ पाती है। तो कह रहा है कि कील सुई से अधिक लंबी है। देखिए लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है आगे वाले पोर्शन से, इस सुई और उसके कि किसका एरिया ज़्यादा है किसका एरिया कम है। तो कील सुई की अधिक लंबाई से, तो ये वहाँ कील गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालती है। ठीक है, अब देखिए P इक्वल टू क्या होता है, F/A, यानी जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो प्रेशर कम अप्लाई करेगा, जिसका एरिया कम होगा वो प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कील गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालती है, ये तो कम ही दबाव डालती है। अब देखिएगा कि कील का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, और यहाँ पर सुई का एरिया क्या होगा, कम होगा। तीसरी ऑप्शन बढ़िएगा, सुई गुब्बारे पर कील की तुलना में अधिक दबाव डालती है। ये राइट आंसर बनेगा, क्योंकि
कील का जो है ना एरिया क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू सुई के। तो इसलिए क्या है, एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। इसलिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, एक निर्वात क्लीनर दबाव अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है, चांद पर होगा। यानी कि जो निर्वात क्लीनर है ना, वो उसको अगर आप चांद पर ले जाएं तो क्या वो वहाँ पर भी सफाई करेगा जैसे पृथ्वी पे करता है। तो देखिएगा, जब भी निर्वात क्लीनर मान के चलिए ये है, तो निर्वात क्लीनर क्या करता है कि अपने आसपास में क्या करता है, अपने पास में क्या करता है, दबाव, वायु के दबाव को कम करता है। और वायु के दबाव को अगर अपने पास में कम करेगा तो वायु बहने का एक नियम है, अगर इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है तो हमेशा हवाएं जो है ना, हमेशा हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। तो अगर यहाँ पर क्या होगा, अपनी तरफ लो प्रेशर डेवलप करता है और बाहर की तरफ हाई प्रेशर डेवलप करता है। अब क्या होता है, अगर लो प्रेशर इधर की तरफ, सारी हवाएं इधर की तरफ ही दौड़ना प्रारंभ कर देती हैं। जबकि आपको पता है कि अब एक निर्वात में ले जाएंगे, निर्वात में अगर आप ले जाएंगे तो वहाँ पर वायु होगी नहीं, तो यहाँ पर लो प्रेशर और हाई प्रेशर का कंसेप्ट आएगा ही नहीं। इसलिए वहाँ पर क्या करेगा, निर्वात क्लीनर काम ही नहीं करेगा, यानी कि कार्य बिल्कुल नहीं करेगा यहाँ पर, यानी कि उसका कार्य शून्य हो जाएगा। ठीक है, नए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किस सिद्धांत पर हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं? आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस पर काम करते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक हमेशा पास्कल लॉ पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पे बढ़िएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, वातावरण में बादल किस वजह से तैरते हैं? यानी कि वातावरण में जो बादल है ना, वो क्यों फ्लोटिंग करते रहते हैं, क्यों तैरते रहते हैं? आपको याद होना चाहिए, जो वस्तु हल्की है, जैसे आप क्या करें, पानी लें गिलास में, और यहाँ पर कागज़, ये मान लीजिए कागज़ का टुकड़ा है, और ये अगर मान लीजिएगा लोहे की कोई बॉल है, दोनों को उठा के इस पानी में डाल दीजिएगा। दोनों को उठा के जब इस पानी में डालेंगे ना, तो कागज़ ऊपर की तरफ तैरेगा, जबकि यहाँ पर लोहे की बनी हुई गेंद क्या होगी, नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि इसमें इसका जो है ना क्या, इसके द्वारा इस फ्लूइड पे अप्लाइड फोर्स जो है ना, यानी दबाव ज़्यादा आ गया। यानी कि यहाँ पर लोहे की बनी हुई धातु ने इसके पार्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव डाल दिया। अब ये दबाव ज़्यादा डालने की वजह से क्या होगी, नीचे पहुँच जाएगी। और जबकि इसने क्या किया, इस पर पानी पे इस तरह दबाव नहीं डल पाया। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी बादल क्यों तैरते हैं, यानी कि जिसका घनत्व बोल सकते हैं, जिसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, वो हमेशा तैरता रहेगा ऊपर की तरफ, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, कह रहा है कम दबाव के कारण, तो दबाव तो गलत, कम घनत्व, यानी कि बादलों का घनत्व जो है ना वो कम रहता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन पे चलते हैं। नए क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जब पत्थर का एक टुकड़ा जल में डुबाया जाता है तो यह किस के बराबर जल को विस्थापित करता है? यानी कि यहाँ पर ये आर्किमिडीज का सिद्धांत एक तरीके से है कि अगर किसी पत्थर के टुकड़े को, मान के चलिए पत्थर का टुकड़ा है, आपने इसको इसमें डाला, तो ये किसके बराबर, इसमें पानी जो भरा हुआ विस्थापित करेगा। तो आप देखिए अपने घनत्व के बराबर, देखिए घनत्व से आने लेना देना कुछ नहीं है, अपने आयतन के बराबर ही। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी पत्थर को हम कहीं पर किसी द्रव में डालें तो ये अपने आयतन के बराबर क्या करेगा, पानी को विस्थापित कर देगा। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नए क्वेश्चन देखिए, नए क्वेश्चन है, एक आदमी के लिए नदी की जल में की तुलना में समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी है, समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी, समुद्र नदी से गहरा होता है। ये तो हाँ, गहरा तो होता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी, नदी की तुलना में समुद्र व्यापक है, बड़ा भी तो है नदी की तुलना में समुद्र, लेकिन इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। सी और डी बाहर हुए। ऑप्शन नंबर ए और बी ध्यान रखिएगा, समुद्र के पानी में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसकी वजह से इसका पानी होता है हमेशा खारा रहता है, मैक्सिमम पानी खारा रहता है। अगर खारा पानी है
तो फिर क्या होगा, यहाँ इसमें क्या होगा, घनत्व तो हमेशा समुद्र में ज़्यादा होगा पानी में कंपेयर टू नदी के। तो राइट आंसर क्या बनेगा, समुद्री जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक अंडा नरम जल में डूब जाता है परंतु अदरक के एक सांद्रित घोल में तैरता रहता है। तो ध्यान रखिएगा क्या कंसेप्ट लगने वाला है, मैंने अभी बताया कि जिस वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा और जिस वस्तु का घनत्व कम होगा, यानी कि भारी घनत्व वाली वस्तु हल्की घनत्व वाले द्रव में क्या करेगी, डूब जाएगी। यानी कि अगर तो ए और बी मान के चलिए दो वस्तुएं हैं और ए अगर यहाँ पर हाई वेट की है और ये लो वेट की है, अगर इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये हाई वेट वाली क्या करेगी, इस लो वेट वाले में डूब जाएगी, यानी कि नीचे सतह पे चली जाएगी। अब जैसे आप एग्जांपल भी देखिएगा कि पेट्रोल लीजिएगा और पानी लीजिएगा, अब दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या होगा, पेट्रोल पानी के ऊपर तैरने लगती है। इसका मतलब क्या है, पेट्रोल का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा कम है इसलिए तैर रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, अंडा घोल से अदरक को अवशोषित करता है और फैलता है। ऑप्शन नंबर बी है, अदरक के घोल में एल्युमिनियम घुल जाता है और अंडा हल्का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, अदरक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, सी, आपको मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है, एक नाव तब डूबेगी जब वो अपने डैश के बराबर जल को विस्थापित कर देगी। मैंने भी बताया आर्कमिडीज का सिद्धांत किस पर रिलेटेड है, आयतन पर है। यानी कि वो कह रहा है कि कोई अगर किसी वस्तु को अगर हम जल में डुबोते हैं तो ये अपने आयतन के बराबर जल को क्या करेगी, विस्थापित करेगी। तो यानी बी सी डी शब्द कुछ भी नहीं होगा, आंसर बनेगा अपने आयतन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है। यानी कि लाइफ जैकेट आपकी किस लिए उपयोग की जाती है, जब आप राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं कहीं पर तो आपने देखा होगा आपको लाइफ जैकेट दी जाती है, वो आप पहन लेते हैं। लाइफ जैकेट का किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, तो ध्यान रखिएगा लाइफ जैकेट क्या करती हैं, आपके आयतन को बढ़ा देती हैं। यानी कि आपका एरिया बढ़ गया और आपका अगर एरिया बढ़ गया तो आपको तैरने में आसानी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पर, यह एक डूबते हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन प्रदान करता है। देखिए ऑक्सीजन तो लाइफ जैकेट में ऑक्सीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं प्रदान करता है। यह व्यक्ति के आयतन को बढ़ाकर उसे तैराता रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, यह व्यक्ति के आयतन को घटाकर उसे तैराता रहता है। ऑप्शन नंबर डी है, व्यक्ति उस पर बेड़े की तरह बैठ सकता है। देखिए लाइफ जैकेट पे बैठता नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, उसके आयतन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और अगर आयतन बढ़ा दिया तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और प्रेशर नीचे की तरफ कम अप्लाई करेगा जिससे वो आसानी से तैरेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तरल पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। तो देखिए कह रहा है मीठे जल का है, खारे का है, पेट्रोल का है, तो पारा का है। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर बनेगा पेट्रोल का घनत्व तो हमेशा इन सारी और भी लिखी हुई मीठे जल, खारा जल और पारा से हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। तो आप देखिएगा सबसे कम पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये एक तरीके से प्रैक्टिकल है, आप करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। पेट्रोल ऊपर की तरफ तैरती रहेगी इन सारे में मिलाकर। अगर मीठे जल में मिला देंगे तो अगर मीठे जल में मिला दिया तो फिर क्या होगा, आपने किसी चीज़ का घोल बनाया है और अगर घोल बनाया है तो इसमें क्या होगी, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और गाढ़ा होने पर क्या होगा, इसका घनत्व क्या हो जाए, बढ़ जाएगा। तो मीठा जल, खारा जल समुद्र में पाया जाता है और खारे जल में क्या होता है, अशुद्धियाँ मिली रहती हैं और जिसकी वजह से क्या इसका क्या होगा, घनत्व ज़्यादा हो जाएगा। पारा का वैसे भी घनत्व ज़्यादा होता है, आपको पता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, पेट्रोल। सारे ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा और सारे ऑप्शनों को आप एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अगर चारों ऑप्शन आपके क्लियर हैं तो आपके चार के चार क्वेश्चन क्लियर होते हैं। और अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखकर आंसर याद कर लेते हैं तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन क्लियर होता है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि चारों ऑप्शनों को जरूर ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसी धातु की शुद्धता की
शुद्धता को किसकी मदद से निर्धारित किया जाता है? देखिए, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा किसी वस्तु की शुद्धता को पता किया जाता है। ये पुरानी एक कहावत है कि एक राजा था, उसने अपने सोने का मुकुट का चोरी हो गया और फिर उसने क्या किया कि उस सोने को मुकुट कहीं मिला तो उसने उसकी शुद्धता चेक करनी चाहिए। तो अगर शुद्धता चेक करनी चाहिए तो उसने ये आर्किमिडीज के सिद्धांत को फॉलो किया और जिससे पता चला कि हाँ, ये अभी भी शुद्ध है। तो आप याद रखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या करता है? धातु की शुद्धता को मेजर करने में भी मदद करता है। नए क्वेश्चन पे चलिएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, यदि सोडा की एक बोतल को उसकी गर्दन, ठीक है, यानी कि अगर ये बोतल है कोई भी, अगर ये कोई बोतल है मान के चलिए, तो उसकी कोई ये ऊपर की तरफ टिप होगी, गर्दन होगी, तो ये कह रहा है गर्दन पकड़कर तेजी से एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाए तो बोतल के किस हिस्से पर बुलबुले इकट्ठे होंगे? अब यहाँ पर आप बांध लीजिए और इसको इस तरह से घुमाइए, तो इस तरह से इसको घुमाइए, तो ये कह रहा है तो बुलबुले कहाँ पर इकट्ठे होंगे? नीचे के पास, बीच में, गर्दन के पास, या बुलबुले समान रूप से विस्तरित होंगे? तो ध्यान रखिए विस्तरित समान तो नहीं होंगे, गर्दन के पास। देखिएगा, अगर आपने बोतल इधर की तरफ बांधी है, तो अगर आपने गर्दन की तरफ से बोतल बांधी है तो इस तरफ दूसरी तरफ यहाँ पे क्या होंगे? बुलबुले इकट्ठे होंगे। तो यहाँ पर आपने बोतल बांधी कैसे? देखिए लिख रखा है यहाँ पर, यदि सोडा की एक बोतल को उसकी गर्दन पर, यानी अगर आपने गर्दन की तरफ बांध रखा है तो ये क्या करेगा? उसके नीचे के पास में इसके क्या होंगे? बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। यानी कि अगर आप नीचे की तरफ बांध रखी होती तो इसकी गर्दन के पास इकट्ठे हो जाते। नए क्वेश्चन में बढ़िएगा। नए क्वेश्चन दे रखा है, दो छड़ें, एक तांबे और दूसरी स्टील की जल में रखे जाने पर एक ही उत्प्लावन बल का अनुभव करती हैं, अतः दोनों के पास क्या है? यानी कि अगर दोनों की दोनों बोल रहे हैं एक ही समान प्रकार का दबाव महसूस कर रही हैं, तो यानी कि ये ऐसा क्यों होगा? तो आपको पता होना चाहिए दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है। नए क्वेश्चन में बढ़िएगा। नए क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म के करीब खड़ा एक आदमी डैश की वजह से एक तेज गति से आने वाली ट्रेन की ओर खिंचाव का एक बल अनुभव करता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब कोई भी ट्रेन, मान के चलिए कोई ट्रैक है और ट्रेन इधर से ट्रेन आ रही है, तो जब यहाँ पर ट्रेन आएगी तो इधर से की तरफ से वायु लेके आएगी, यानी कि एयर लेके आएगी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है तो क्या करेगी? यहाँ से वायु लेके आई तो ये बहुत सारी वायु इसको यहाँ पर आएगी और इससे भी टकराएगी, इंजन की वजह से इस पर टकराएगी वायु। तो यहाँ पर क्या होगा? इसके आगे की तरफ क्या होगा? हाई प्रेशर एरिया जोन डेवलप हो जाएगा। अब जब ये ट्रेन इसको क्रॉस करेगी ना, तो फिर क्या होगा? अचानक से यहाँ पर क्या होगा? लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाएगा। अब क्या होगा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर की वजह से हवाएं क्या कहती हैं? तेज़ी से लो प्रेशर की ओर बढ़ेंगी, जिससे क्या होगा? इस व्यक्ति के ऊपर पीछे से एक दबाव लगेगा। अगर इसके पीछे की ओर दबाव लगा तो ये किधर बढ़ेगा? आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी ट्रेन के नीचे ये गिर जाएगा। इसी वजह से ये एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं। और ये कहा जाता है प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आती है तो थोड़ा डिस्टेंस बना के खड़े हो जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है ट्रेन और आदमी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। यह आदमी का भ्रम है। देखिए, भ्रम तो नहीं है, ये वास्तविक घटना है। अपकेंद्री बल होता है। अपकेंद्री बल में ये केंद्र से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर अपकेंद्री बल है तो केंद्र की तरफ बल लगेगा, डायरेक्शन केंद्र की तरफ होगी। अगर अपकेंद्री बल है तो केंद्र से बाहर की तरफ लगती है। उनके बीच में वायु की तेज रफ्तार के कारण दबाव में अंतर। तो राइट आंसर क्या बनेगा? दबाव में अंतर उनके दोनों के बीच में हो जाता है। मैंने बताया है, पहले हाई प्रेशर डेवलप होता है, फिर अचानक लो प्रेशर डेवलप होता है। अचानक से लो प्रेशर डेवलप होता है तो क्या होगा? इन हाई प्रेशर और लो प्रेशर में क्या हो गया? ये दबाव में अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में बढ़िएगा। ये इतने क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन देखते रहिएगा। मैक्सिमम दोस्तों में शेयर करिएगा इनको। और मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इससे कनेक्ट हो पाए। तो देखते रहिएगा आप। लेट्स स्टडी विद रजत। थैंक यू। दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू।